स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग रेड फोर्ट ब्लास्ट के पर्सपेक्टिव। एनआईए जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके द्वारा एक पर्सन को अरेस्ट किया गया, के द्वारा मेन सुसाइड जो बॉम्बर है उसको असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया। तो स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो आपको एनआईए के बारे में जानकारी होना चाहिए। जब हमारे कंट्री के अंदर 26/11 का जो टेरर अटैक होता है कि लेटर फेज के अंदर में, तो टेरर के जो इंसिडेंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग एक सेपरेट एजेंसी है उसको क्रिएट किया गया। बाद में आप देखिए कि आउटसाइड इंडिया का जो जुरिडिक्शन है वो भी इसी एजेंसी को हैंड ओवर कर दिया गया एनआईए एक्ट को अमेंड करते हुए। इंडिया के आउटसाइड के अंदर में एंटी इंडिया कोई टेरर प्लानिंग होता है, एंटी इंडिया आप देखिए कि कोई भी इंसिडेंट है वो कैरी आउट होता है, या किसी भी वहाँ पे जो टेरर का जो अटैक है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इनवाइट किया जाता है टेरर पैटर्न को समझने के लिए, वहाँ पे भी एनआईए है वही आप देखिए कि हमारा मेन एजेंसी है वो डेजिग्नेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकंड, आपको यहाँ पे जो इमर्जिंग टेरर थ्रेट्स हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली का जो रेड फोर्ट ब्लास्ट है जिसके अंदर में मूविंग कार है उसको यूज किया गया था बॉम्बिंग के रिगार्डिंग में, जिससे कि मोर डैमेज है मोर डिस्ट्रॉय है उसको किया जा सके। क्या कंट्री के अंदर में फर्स्ट टाइम ऐसा जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है? तो आप देखिए कि इससे पहले 2019 के अंदर में ऐसा ही सिमिलर लाइन के ऊपर में जो इंसिडेंट है वो हुआ था पुलवामा के वहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे है पुलवामा। पुलवामा के वहाँ पे हमारा जो सीआरपीएफ है जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके मूविंग कॉन्वॉय को कार के द्वारा हिट किया जाता है जिसके अंदर में बॉम्ब्स हुआ करते हैं। तो वो भी वन काइंड ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग का एक अटैक का एक यहाँ पे जो इंसिडेंट था। तब आप देखिए कि जो रेड फोर्ट ब्लास्ट है उसका भी यही एक सिमिलर लाइन है कि एक मूविंग कार को यूज किया गया डैमेज एंड जो डिस्ट्रॉय है उसके रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये आपका जीएस पेपर थर्ड है उसके अंदर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो नए थ्रेट्स हैं जो टेररिज्म के अंदर में या बॉम्बिंग अटैक्स के अंदर में इमर्ज हुए हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं वो कैसे इनको यहाँ पे जो टैकल करेंगे, कैसे इनको काउंटर है वो किया जाए। जीएस पेपर 3 के अंदर पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है जिसको कि यहाँ पे बस्ट किया गया है इस रेड फोर्ट ब्लास्ट के रिगार्डिंग में। वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल क्या है कि जो हाई जिनके पास में स्किल्स हैं, बेटर जिनका सोसाइटी के अंदर में रिकॉग्निशन है, वो पर्सन अगर कोई रेडिकल एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई एकेडमिक सेक्शन से बिलोंग करता हो, या आप देखिए मेडिकल सेक्टर से मेडिकल डॉक्टर इंजीनियर्स इस तरीके से किसी भी प्रोफेशन के अंदर में हो जिसको डिटेक्ट करना है वो सिक्योरिटी एजेंसी इसके लिए टफ रहे, उसी को ही वाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है उसके रूप से हम डिफाइन है वो किया करते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस रेड फोर्ट ब्लास्ट के अंदर में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको यूज किया गया था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अमोनियम नाइट्रेट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, NH4 है, NH3 है। तो आप देखिए कि अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला है। बेसिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हुआ करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो कलर है वो वाइट कलर इसका हुआ करता है। सेकंड, आप देखिए कि वाटर सोल्यूबल हुआ करता है, अमोनियम नाइट्रेट है वो क्या हुआ करता है, वो सोल्यूबल है। थर्ड, क्रिस्टलाइन ये सब्सटेंस के रूप से इस्टेब्लिश हुआ करता है और 170 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है जहाँ पे ये सब्सटेंस है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है। बट क्या स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अमोनियम नाइट्रेट है वो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है या एक्सप्लोजिव थिंग है? सेल्फ वे के अंदर में एक्सप्लोजिव नहीं है कि इसको आपने रखा है एक नॉर्मल स्टेट के अंदर में और ये एक्सप्लोजिव होगा। जो बॉम्बिंग किया जाता है या एक्सप्लोजिव जो थिंग्स हैं उसके अंदर में अमोनियम नाइट्रेट का यूज हुआ करता है जिससे कि मोर एक्सप्लोजन या मोर डैमेज है वो किया। तो सेल्फ वे के अंदर में अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं है, बट बॉम्बिंग के दौरान में या किसी भी अदर एक्टिविटी में इसका जो यूज है वो हुआ करता है। ये बेसिक हमने 3 एरियाज देखे, इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में देखा, एनआईए के बारे में रीड किया और यहाँ पे हमने अमोनियम नाइट्रेट का जो केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में यहाँ पे रीड किया। सेकंड, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र का एरिया है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है जिसको कि इंडिया का एनर्जी कैपिटल के रूप से भी हम डिफाइन करते हैं, काफ़ी सारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो वहाँ पे सिचुएटेड हैं।
तो सोनभद्र के वहाँ पे एक एरिया है ओबरा। ओबरा के अंदर में जो स्टोन क्वेरिंग का जो एक्टिविटी है उसमें कोलैप्स हुआ है। कुछ वर्कर्स का डेथ हुआ, कुछ वर्कर्स वहाँ पे जो ट्रैप सिचुएशन में चले गए हैं। तो माइनिंग कंपनी है उसको यहाँ पे उसके अगेंस्ट में एक्शंस लिए जाएंगे कि क्यों यहाँ पे इस तरीके से जो एक्टिविटी को किया गया जिसमें वर्कर्स का जो लाइफ है वो डेंजर सिचुएशन के अंदर में था। एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सोनभद्र के बारे में पता होना चाहिए। और ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो समय के साथ में हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, चाहे वो जो वर्किंग कंडीशंस हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज के अंदर में हो, वहाँ पे भी ऐसे आपको ब्लास्ट देखने के लिए मिलेंगे। वर्कर्स का जो डेथ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि उससे पहले हमने आसाम से रिलेटेड शायद लास्ट ईयर हमने आसाम से रिलेटेड रीड किया था। उससे पहले हमने उत्तरकाशी के बारे में रीड किया था कि वहाँ पे एक टनल एरिया के अंदर में वर्कर्स हैं, कैसे आप देखिए कि ट्रैप हो गए थे, जिनको कि काफ़ी दिनों के बाद में निकाला है वो गया था। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे सोनभद्र के बारे में, तो सोनभद्र का एक तो जानकारी आपको ये होना चाहिए कि उसका लोकेशन इस तरीके से है कि 4-5 जो स्टेट्स हैं उनके साथ में वो एरिया शेयर करता है। सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि मध्य प्रदेश है, फिर आपको एक एरिया में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, झारखंड है, बिहार है। इन सभी के साथ में वो एरिया है वो शेयर कर, सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश का मैप है, यहाँ पे है जो सोनभद्र है इस एरिया में। तो इस तरीके से इस एरिया में बिहार है, फिर आपको झारखंड है, इस एरिया में छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के अंदर में सोनभद्र है वो सिचुएटेड है। एनर्जी कैपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो वहाँ पे सिचुएटेड हैं। जोग्राफिकल लोकेशन वैसे भी इम्पोर्टेंट है सोनभद्र का। ये जो विंध्या हिल्स हैं, विंध्या और जो कैमूर हिल्स हैं, उनके बिटवीन के अंदर में ये है विंध्या और जो कैमूर हिल्स हैं। वैसे बिहार के अंदर में कैमूर का एक जिला भी है, कैमूर एक एरिया है वहाँ पे। विंध्या और कैमूर हिल्स के बिटवीन में सोनभद्र का एरिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ई-केवाईसी का जो कॉन्सेप्ट किया गया जिससे कि मोर ऑथेंटिक जो डाटा है उसको लाया जा सके। तो कुछ 27 लाख के आसपास एमजी नरेगा वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पे बेनिफिशरीज के रूप से उनको आउट है वो किया गया है कि उनको अपना ई-केवाईसी है वो प्रॉपर वे के अंदर में रोल आउट है वो नहीं कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमजी नरेगा के बारे में पता होना चाहिए। एमजी नरेगा है वो क्या है, हमारे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया गया था जिससे कि गांव के अंदर ही आपको जो रोजगार है वो मिल सके। कितने दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट आपको होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में है। काफ़ी बार ये लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर तो ये नहीं है एमजी नरेगा। फिर आप देखिए कि किस एरिया में आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अराउंड द 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है आपको, आप जिस पंचायत के वहाँ पे एनरोल करते हो, जिससे आप बिलोंग करते हो, 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसी में आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इसी तरीके का क्या कोई स्किल का रिक्वायरमेंट जरूरी है यहाँ पे, स्किल आप देखिए कि आपको नहीं होना चाहिए, कोई स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आप अपने आप को एनरोल कीजिए कि आपको वहाँ पे काम है वो चाहिए और आपको पैसा है वो दिया जाता है 100 डेज के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को अर्बन एरिया में भी स्टार्ट करने का एक प्रपोजल था। जैसे राजस्थान में गवर्नमेंट ने प्रपोज भी किया था कि एमजी नरेगा का सिमिलर जो स्कीम है अर्बन एरिया में भी स्टार्ट हो, कि वहाँ पे भी लोगों को ज़रूरत है, कुछ एम्प्लॉयमेंट है उनको वहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जा सके। यहाँ पे बेनिफिशरीज के रिगार्डिंग में क्या प्रॉब्लम रहा होगा, हमारे यहाँ पे मेजरली जो प्रॉब्लम होता है वो यही हुआ करता है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट के अंदर में अलग अलग वहाँ पे उनका नेमिंग है, जो स्पेलिंग है उसका वहाँ पे मिस्टेक हुआ करता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे आधार बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है जिसको कि 2023 में एग्जिस्ट करने के बारे में कहा गया था, जिससे मोर ट्रांसपेरेंसी है उसको लाया जा सके। जो पेमेंट ओरिएंटेड जो 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 यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे झारखंड और वेस्ट बंगाल के बारे में है, जहाँ पे एक सोलार का जो प्रोजेक्ट है वो आने वाला है। वहाँ के लोगों के द्वारा एक अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में जो डिस्कस है वो किया गया। तो स्टूडेंट, झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे पहले भी दामोदर वैली का जो कॉरपोरेशन है जिसके थ्रू वहाँ पे डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था, क्योंकि जो दामोदर रिवर है जिसको कि सोरो बंगाल वहाँ पे फ्लडिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो उस वजह से भी लोगों का डिप्लॉयमेंट हुआ था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था। और अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस वजह से भी बताया गया है कि सोलार का जब प्रोजेक्ट आएगा तो लोग हैं वो डिस्प्लेस करेंगे वहाँ से, तो लोगों का एक कंसर्न है उसके रिगार्डिंग। गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है हमारी कंट्री में, तो आप देखिए कि हमको
500 गीगावाट का जो एनर्जी है नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना है 2030 तक। 50% जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए। 50% एनर्जी का रिक्वायरमेंट, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि हम काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है और भी काफ़ी सारे सोलार के जो रूफटॉप सोलार के रिगार्डिंग में पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना हमने चलाई है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे सोलार पैनल्स या सोलार का कोई प्रोजेक्ट अगर लगता है तो क्या उसका कोई डैमेज होता है। एक तो उस एरिया में ट्री हैं वो कट किए जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में भी कुछ चेंजेज हैं वो बताए गए हैं, ऑब्जर्व हुए हैं कि जो स्मॉल स्मॉल हमारे जो इंसेक्ट्स हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, उनको डैमेज है वो हुआ करता है। अब ये राजस्थान के अंदर में भी ऐसे कंसर्न है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में काफ़ी सारे जो ट्री हैं उनको कट करने के बाद में जो सोलार पैनल्स हैं वो लगाए गए हैं और लार्जर लेवल के ऊपर में आपको सोलार जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। हमारी कंट्री ने इंटरनेशनल जो सोलार अलायंस है उसको प्रपोज किया था 2016 के प्रीलिम्स के अंदर में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। सोलार अलायंस का जो मेन प्रपोजल है वो क्या था? मेन प्रपोजल यही था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के अंदर में जो फुल्ली लोकेटेड कंट्री हैं, जो पार्सली लोकेटेड कंट्रीज हैं, वो अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर है वो कर सकते थे। बाद में सभी लोगों के लिए इसको ओपन कर दिया गया। रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे हम बूस्ट कर सकें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है इंटरनेशनल सोलार अलायंस का, तो जो गुरुग्राम है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन डिजिटल पर्सनल डाटा जो प्रोटेक्शन है उस एक्ट के बारे में है। इन रूल्स को नोटिफाई किया गया है जो कि 2023 के समय ही फ्रेम हो चुके थे। अब यहाँ पे जो मेन आपका पॉजिटिव है वो क्या है कि 8 ईयर बिफोर 2017 के समय में राइट टू प्राइवेसी है उसको रिकॉग्नाइज किया था। तो उन्हीं रूल्स को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए डिजिटल जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया है। यहाँ पे कंसर्न है वो क्या है? कंसर्न यहाँ पे यही है कि बेसिकली जो राइट टू इंफॉर्मेशन के जो एक्टिविस्ट हैं वो बोलते हैं कि आप जो पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पे डिस्क्लोज है वो नहीं करोगे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए इसको वन काइंड ऑफ कंसर्न के रूप से देखा गया है उन ट्रांसपेरेंसी जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा, इसे डिजिटल जो पर्सनल डाटा जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग। और आप देखिए कि इंडिया यहाँ पे थर्ड कंट्री बनता है जिन्होंने इस तरीके से पर्सनल डाटा के रिगार्डिंग में जो एक्ट है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। यूरोपियन यूनियन का अपना जो पर्सनल डाटाज के रिगार्डिंग में एक्ट है सिंगापुर का है, सिंगापुर जो कि 2012 के समय ही आ गया था उनका। और अब इंडिया के द्वारा भी आप देखिए कि लाया गया है। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को क्रिएट किया जाएगा। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को इसमें क्रिएट किया जाएगा। 4 मेंबर्स इसके पार्ट रहेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो मेंबर्स का अपॉइंटमेंट है वो करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में कंसर्न जरूर है, बट सम काइंड ऑफ आप देखिए कि हमारे पर्सनल जो डाटाज हैं उसको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में ये इंश्योरिटी है उसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है, डब्ल्यूएचओ का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस के जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो इंडिया में कम हुए हैं। ओवरऑल जो नंबर ऑफ डेथ हैं इससे रिलेटेड वो भी यहाँ पे रिड्यूस है वो हुई है। बट हमारी कंट्री का एक टारगेट था कि 2025 तक हमें जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको एलिमिनेट है वो करना है। उस टारगेट को तो हम अचीव नहीं कर सके, बट सम काइंड ऑफ आप देखिए कि हमारे यहाँ पे डिक्लाइन है वो स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट जो वैक्सीन्स हैं उनको यूज वैक्सीन मीन्स जो मेडिसिन्स को यूज किया गया है तो उसके भी यूज को यहाँ पे बेटर बताया गया है। राम मोहन राय जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनको एज ए ब्रिटिश एजेंट के रूप से एक मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, बाद में उन्होंने अपना जो अपोलोजाइज है वो किया है उस स्टेटमेंट के बारे में। तो हमें तो राजा राम मोहन राय के बारे में पता होना चाहिए। इनके द्वारा आप देखिए कि जो फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस के फादर के रूप से इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सोशल रिफॉर्म है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उस एरा के समय में। हमारी कंट्री के अंदर में सोसाइटी है उसको यूनाइट करने में भी सोशल रिफॉर्म्स का एक रोल है वो रहा।
जैसे कि लिबरल काइंड ऑफ सोसाइटी है वो डेवलप हुआ, नया जो अप्रोच हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया एग्जिस्टेंस में आए जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो, क्योंकि यही जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं वहाँ के कंडीशन को देखते हैं। एक हमारे यहाँ पे उस समय जब सती प्रैक्टिस हुआ करती थी, विडो विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट है वो नहीं हुआ करता था, तो ये अपने मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं। राजा राम मोहन राय फर्स्ट टाइम जो आत्मीय सभा है, फर्स्ट टाइम आत्मीय सभा को सेटअप करते हैं, बाद में ब्रह्म समाज को सेटअप करते हैं 1914 में। आत्मीय सभा है, बाद में ब्रह्म समाज है। और इनको राजा का जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया था, अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा का टाइटल दिया गया था कि ये जब विदेश के लिए जाने वाले थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो राजा ने अपने इक्विवेलेंट इनको टाइटल दिया गया जिसकी इनका नेम है वो राम मोहन रॉय था। और जब टाइटल इनको मिलता है तो ये वहाँ पे राजा का जो ये यूज है वो करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सती के बारे में, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। क्या स्टूडेंट्स 1828 के समय सती को अबोलिश कर दिया गया, क्या उसके बाद में भी सती प्रैक्टिस आपको मिलेगा? यस स्टूडेंट्स, आफ्टर द इंडिपेंडेंस राजस्थान में एक जगह है देवराला, जयपुर के ही पास में है, सीकर 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 के अंदर में वो शायद गिरता है। 1988 के समय में या 89 के समय में आपको देवराला नाम की एक जगह है जहाँ पे सती का जो इंसिडेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 32 के बारे में करें हम बात, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर में बताया गया कि आर्टिकल 32 है वो एनेबल करता है पीपल्स को सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना। आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट को कर सकते हो, 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो आपके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। इस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे लीगल इंस्टीट्यूशन से उनके अप्रोच को यहाँ पे बताया गया कि आप अप्रोच कर सकते हो कोई भी नॉर्मल सिटीजन 32 के थ्रू। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि हमारा जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट एरिया है, स्पेशली हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसके कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में, वहाँ पे नया यहाँ पे आप देखिए कि जो आर्मी के द्वारा नए 3 जो गैरिशन उनको सेटअप है वो किया गया है, जो कि स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से कनेक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय में कोई थ्रेट रहे उसको हम यहाँ पे डील है वो कर सकें, इस वजह से आर्मी ने अपनी जो सेटअप है उसको वहाँ पे कैरी आउट किया। कतर के जो लीडर हैं उनके साथ में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्कशन है वो कैरी आउट किया। एनर्जी और ट्रेड हमारा मेजर एरिया है, एनर्जी है, ट्रेड है। हमारे काफ़ी सारे वर्कर्स हैं वो भी आप देखिए कि अपना जो एक्टिविटी है, जो लाइवलीहुड है उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे जॉब को कैरी आउट करते हैं कतर के अंदर में। तो उन सब एरियाज़ के बारे में डिस्कशन है वो हुआ है, बायलिटरल कोऑपरेशन कैसे यहाँ पे बूस्ट हो सके, तो ये कतर के बारे में है। कतर ने एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया है, काफ़ी सारे जो डिस्कशंस हैं, काफ़ी सारी जगह पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि पैलेस्टाइनियन एक पर्सन है जिनका डेथ हुआ है, इजराइल आर्मी का एक्शंस के बारे में है। रसिया ने क्लेम किया है कि मोर विलेज उन्होंने अनेक्स किए रसिया यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग में। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कोंगो के बारे में है, कोंगो जहाँ पे कोबाल्ट का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ करता है, तो आप देखिए कि कोबाल्ट का जो माइनिंग एरिया है वहाँ के एक इंसिडेंट को यहाँ पे बताया गया। तो कोंगो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोंगो में कोबाल्ट का प्रोडक्शन हुआ करता है। ईरान के पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट है कि वो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है उसको नहीं कैरी आउट करते हैं किसी भी एक साइट के वहाँ पे। और बांग्लादेश के बारे में है, यहाँ पे इंटरनेशनल जो उनका जो ट्राइब्यूनल है उसके बारे में उसके वर्डिक्ट के बारे में बताया गया, बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में बताया गया है। और पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं जिसको लॉयर्स के द्वारा ही अपोज किया। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।